नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे आईपीसीसी व समुद्र जल स्तर वृद्धि, मुद्रास्फीति और लॉकडाउन, कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, केंद्रीय जांच ब्यूरो तथा न्यायपालिका नियुक्ति व कॉलेजियम पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं आईपीसीसी और समुद्र जल स्तर वृद्धि पर। हमारे द्वारा इससे पहले भी 10 अगस्त 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट के संदर्भ में चर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। हाल ही में आईपीसीसी के द्वारा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक नवीन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और इसके माध्यम से समुद्री जल स्तर में होने वाले बदलावों के बारे में आशंकाएं जाहिर की गई हैं। इनका प्रभाव 70 करोड़ से अधिक लोगों पर पड़ सकता है। आईपीसीसी के आंकड़ों के अनुसार जो समुद्र स्तर में वृद्धि है, उसमें वैश्विक माध्य समुद्र स्तर, जिसे अंग्रेजी में ग्लोबल मीन सी लेवल कहा गया है, उसमें 1901 से 2018 के काल में 0.2 मीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। 1901 से 1971 के काल में यह औसत वृद्धि 1.3 मिलीमीटर प्रति वर्ष है, जो 2006 से 2018 के काल में बढ़कर 3.7 मिलीमीटर प्रति वर्ष हो गई है। आने वाले समय में यह आशंकाएं जाहिर की गई हैं कि जलवायु परिवर्तन के चलते 2050 में औसत समुद्र जल स्तर में जो वृद्धि है वह 0.19 मीटर तक हो सकती है और 2100 तक बढ़कर यह 0.44 मीटर तक जा सकती है। यदि हम अत्यधिक उत्सर्जन की स्थिति को देखेंगे तो औसत समुद्र के जल स्तर में 2050 तक कम से कम 0.23 मीटर की वृद्धि हो सकती है और इस सदी के अंत तक यह 0.7 मीटर तक जा सकती है। इसी से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि को लेकर काफी सारी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हम इस बात को समझेंगे कि जब बात की जाती है समुद्र के स्तर में वृद्धि, जिसे अंग्रेजी में सी लेवल राइज कहा जाता है, वह क्या होता है। सी लेवल राइज यानी समुद्र के स्तर में वृद्धि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण दुनिया के महासागरों के स्तर में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है, जिसके तहत ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण कारकों की भूमिका देखी जाती है समुद्र के जल स्तर के वृद्धि के संदर्भ में। इसमें तापमान से संबंधित कारक महत्वपूर्ण है, पिघलने वाले ग्लेशियरों की भूमिका महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका आदि की बर्फ की चादर के पिघलने से होने वाले नुकसान को भी देखा जा सकता है। इस प्रकार के सी लेवल राइज को आप 3 प्राथमिक कारकों से जोड़कर देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला ऊष्मीय विस्तार है। ऊष्मीय विस्तार के तहत जब तापमान में वृद्धि देखी जाती है तो धीरे धीरे इसका प्रभाव जल पर भी पड़ता है। जब पानी गर्म होता है और वह फैलने लगता है। पिछले 25 सालों में समुद्र के स्तर में वृद्धि का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं गर्म महासागरों के चलते है, जो सीधे सीधे अधिक स्थान घेरता है और स्थल भूमि को भी डुबा देता है। इसके अलावा इसमें पिघलने वाले ग्लेशियरों की भी भूमिका होती है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और उच्च तापमान के कारण पर्वतीय हिमनदों के पिघलने की दर बढ़ती है। साथ ही साथ इसमें अधिक गर्म काल देखा जाता है, छोटी शीत ऋतु देखी जाती है, जिससे बर्फबारी और भी कम हो जाती है। यह अपवाह और समुद्र के वाष्पीकरण के बीच एक असंतुलन पैदा करता है, जिसमें हम अपवाह को अधिक देखते हैं। वाष्पीकरण की स्थिति को हम असंतुलित इस रूप में पाते हैं और इससे समुद्र का स्तर बढ़ता जाता है। इसके संदर्भ में आपको ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों के
होने वाले नुकसान को भी समझे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्लेशियरों की तरह ही बढ़ी हुई गर्मी के चलते ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका को कवर करने वाली विशाल बर्फ की चादरें तेजी से पिघल रही हैं, जो समुद्र में तेजी से आगे बढ़ते हुए सी लेवल राइज का एक प्राथमिक कारक है। इस प्रकार के प्राथमिक कारकों के चलते विविध प्रकार के परिणामों को भी हम देख सकते हैं। मुख्य रूप से जब समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हम देखेंगे तो सीधा सीधा इसका प्रभाव तटीय क्षेत्र पर पड़ेगा और यह हमें तटीय बाढ़ के रूप में नजर आता है। विश्व के स्तर पर दुनिया के 10 सबसे बड़े शहरों में से 8 तट पर स्थित हैं, जिनसे तटीय बाढ़ से महत्वपूर्ण रूप से खतरा हो सकता है। जब भूमि स्थल पर समुद्र के जल का विस्तार होता है तो इससे तटीय क्षेत्र में जैव विविधता का भी विनाश देखा जा सकता है। इसके तहत विनाशकारी कटाव को बढ़ावा मिल सकता है। आर्द्र भूमियों के क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति देखी जा सकती है। भूगर्भिक जल में लवणीकरण की स्थिति देखी जा सकती है और साथ ही साथ कृषि मिट्टी के संदूषण और जैव विविधता के लिए खतरा देखा जा सकता है। हमें यह भी याद रखना होगा कि यदि समुद्र के तापमान में वृद्धि देखी जाती है तो इससे खतरनाक तूफान भी बढ़ सकते हैं, जो और आगे चलकर आंधी, तूफान, चक्रवात को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे व्यापक स्तर पर जानमाल का नुकसान हो सकता है। यदि समुद्र के किनारे की भूमि डूबने लगेगी, उसके तटीय शहर डूबने लगेंगे, तो निचले क्षेत्रों में बाढ़ के चलते तटीय क्षेत्रों से लोगों का गमन होगा उच्च भूमि की ओर और इस प्रकार से हम एक प्रकार के आंतरिक प्रवासन की स्थिति को देख सकते हैं, जो दुनिया भर में शरणार्थी संकट को पैदा कर सकता है। इसके साथ ही यदि उच्च तटीय जल स्तर की संभावना देखी जाएगी तो इससे इंटरनेट की पहुंच जैसी बुनियादी सेवाओं को भी खतरा हो सकता है। साथ ही साथ तटीय क्षेत्रों में बनाए गए बुनियादी ढांचे पर भी नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से बढ़ते समुद्र जल स्तर से मिट्टी और भूजल के दूषित होने का खतरा हो सकता है, जो आगे चलकर आंतरिक क्षेत्र के जीवन को भी खतरे में डाल सकता है। इसके संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि तटीय क्षेत्र पर्यटन और सैन्य तैयारी की दृष्टिकोण से काफी महत्ता रखते हैं और यदि तटीय क्षेत्रों में किसी प्रकार की बाढ़ की स्थिति देखी जाएगी तो इससे आगे चलकर पर्यटन और सैन्य तैयारी भी बाधित हो सकती है। विशेष रूप से भारत तो इसके संदर्भ में काफी सुभेद्य है, क्योंकि भारत की लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और देश के व्यापार का लगभग 90% हिस्सा तटीय क्षेत्र से ही संबंधित है। साथ ही साथ भारत में 3,331 तटीय गांव और लगभग 1,400 द्वीपों की स्थिति भी देखी जा सकती है, जो इस प्रकार के सी लेवल राइज से खतरे में पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत ने इस प्रकार के समुद्री जल स्तर में होने वाले विस्तार को ध्यान में रखते हुए विविध प्रकार के प्रयासों को किया है, जिसमें 2 से 3 प्रयासों को आपको याद रखना है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तटीय क्षेत्र विनियमन, जिसको अंग्रेजी में कोस्टल रेगुलेशन जोन कहा जाता है, जिसकी घोषणा सबसे पहले 1991 में की गई थी और इन नियमों के माध्यम से तटीय समुद्र, खाड़ी आदि के क्षेत्रों के संरक्षण का प्रयास किया जाता है। हाल के समय में इसमें कुछ नवीनतम विनियमों को भी लागू किया गया है, जिसके माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले बढ़ने वाले समुद्र के स्तर को ध्यान में रखते हुए सुधार प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्य रूप से इसके माध्यम से प्रयास किया जाता है कि यदि हम किसी भी प्रकार से सी लेवल राइज देखते हैं तो वह हमारे लिए खतरा ना बने और हम इसके संदर्भ में पहले से ही तैयार होकर कार्य कर सकें। इसके अतिरिक्त भारत के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना भी 2008 में स्वीकृत की गई थी, जिसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले खतरे और इसका मुकाबला करने के कदमों के बारे में जागरूकता पैदा करना था।
इसको बेहतर ढंग से लागू किए जाने की स्थिति में न केवल सी लेवल राइज पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, साथ ही साथ यदि किसी भी प्रकार की दुर्घटना आदि देखी जाती है तो इससे भारत बेहतर ढंग से तैयारीबद्ध हो सकता है। हालांकि हमें इन उपायों के अलावा भी कुछ अन्य उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में हमें 2015 के पेरिस समझौते के अनुपालन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए कार्य करना होगा और साथ ही साथ हमें धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ विकल्पों पर भी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अधिक उत्सर्जन करने वाले उद्योगों पर कार्बन टैक्स लगाना होगा और कार्बन फुटप्रिंट को हम कम कर सकें, इसके लिए सब्सिडी आदि प्रावधानों को भी किया जा सकता है। हम इसके संदर्भ में मौजूदा ग्रीन हाउस गैसों में कमी के लिए विविध प्रकार के भू इंजीनियरिंग साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके तहत हम वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को विभिन्न प्रकार से अंडरग्राउंड रूप से स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम विविध प्रकार के प्राकृतिक तरीकों जैसे कि आर्द्र भूमि क्षेत्रों को बहाल करके भी कार्य कर सकते हैं और यदि हम इसमें वनीकरण जैसे उपायों को शामिल कर लें तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। हमें साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान को भी बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है और यदि ये सभी प्रयास एक साथ लागू किए जाएंगे तो निश्चित ही इसके संदर्भ में सकारात्मकता से कार्य किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक और अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे मुद्रास्फीति और लॉकडाउन की स्थितियों पर। कोरोना काल में और विशेष रूप से लॉकडाउन के काल में हम मुद्रास्फीति के संदर्भ में, विशेष रूप से इसकी माप के संदर्भ में कुछ नवीन प्रकार की प्रवृत्तियों को देख रहे हैं। हालांकि इनको जानने से पहले सबसे पहले हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब हम बात करते हैं मुद्रास्फीति की तो ये क्या होता है। मुद्रास्फीति, जिसे सामान्य रूप में महंगाई के रूप में वर्णित किया जाता है, वह एक ऐसी स्थिति को परिभाषित करता है जहां सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर अनियंत्रित वृद्धि और साथ ही साथ पैसे की क्रय शक्ति में गिरावट देखी जाती है। इस प्रकार से यह जो कीमतों में वृद्धि होती है, यह दो मुख्य कारणों के रूप में देखी जा सकती है, जिसके तहत या तो मांग में वृद्धि हो जाए या फिर आपूर्ति में कमी हो जाए, तो वस्तुओं की मांग बढ़ने से या वस्तुओं की आपूर्ति कम होने से उनके मूल्य के स्तर में वृद्धि देखी जा सकती है। विविध राष्ट्रों के द्वारा जब इस प्रकार की मुद्रास्फीति की दर को मापने का प्रयास किया जाता है तो इसको मूल रूप से 3 स्तरों पर मापने का प्रयास किया जाता है। इसमें उत्पादक के स्तर पर इसको मापा जाता है, थोक व्यापारियों के स्तर पर इसको मापा जाता है और साथ ही साथ उपभोक्ताओं के स्तर पर भी इसको मापने का प्रयास किया जाता है। यदि हम भारत में उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति को मापने की बात करें तो भारत में अभी तक उत्पादक के स्तर पर मुद्रास्फीति को मापने के लिए कोई सूचकांक नहीं है। हालांकि एक उत्पादक मूल्य सूचकांक प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक भारत में इस प्रकार की मुद्रास्फीति की गणना नहीं की गई है। दूसरा जो स्तर होता है उसे थोक स्तर पर मुद्रास्फीति कहा जाता है, जो भारत में सबसे लोकप्रिय मुद्रास्फीति दर की गणना पद्धति को दर्शाता है। थोक मुद्रास्फीति की गणना के लिए जो सूचकांक प्रयोग होता है उसे थोक मूल्य सूचकांक कहा जाता है, जिसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसे मुख्य रूप से थोक व्यापारियों के स्तर पर मुद्रास्फीति को मापने का प्रयास किया जाता है। तीसरा जो स्तर होता है उसे हम उपभोक्ता के स्तर की मुद्रास्फीति या फिर खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति के रूप में जानते हैं। हमें समझना होगा कि किस प्रकार से उपभोक्ता सीधे खुदरा विक्रेता से अपने सामान को खरीदते हैं, तो इस प्रकार से खुदरा की दुकानों पर अनुभव की जाने वाली मुद्रास्फीति देश में मूल्य वृद्धि का वास्तविक प्रतिबिंबन कर सकती है। इस प्रकार की उपभोक्ता के स्तर पर यानी खुदरा के स्तर पर मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रूप में मापा जाता है, जो 4 महत्वपूर्ण सूचकांकों के रूप में आपको याद रखना है।
इसमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मूल रूप से चूंकि इसको खुदरा कीमतों पर आधारित करा जाता है, इसी के चलते इस सूचकांक का प्रयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना के लिए भी किया जाता है। हालांकि इस पूरी पृष्ठभूमि में आपको इस बात को समझना है कि किस प्रकार से हाल के समय में भारत में मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके तहत थोक मूल्य सूचकांक में 10% और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की दर 6% से अधिक देखी गई है, जो आरबीआई के मानकों से काफी अधिक है। यह ऐसे समय देखी जा रही है जब मांग में हम कमी देख रहे हैं, बेरोजगारी में बढ़ोतरी देख रहे हैं, आय के निरंतर स्रोतों में कमी देख रहे हैं और गरीबी में वृद्धि को देख रहे हैं। इसी के चलते इस प्रकार की जो महंगाई है वह वर्तमान में सबसे ज्यादा गरीबों पर प्रभाव डाल सकती है और इससे और भी ज्यादा गरीबी में विस्तार देखा जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का इस मुद्रास्फीति के आंकड़ों को लेकर यह कहना है कि वर्तमान में जिस प्रकार से मुद्रास्फीति के आंकड़े सामने रखे जा रहे हैं वह वास्तविक स्थिति का मापन कर पाने में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें यह ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से पिछले 1 से 1.5 साल में लॉकडाउन की स्थितियां देखी गई हैं और इसी के चलते मार्च से जुलाई आदि के काल में हम उत्पादन और वस्तुओं के दामों का सही मापन कर पाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। भारत के द्वारा जून जुलाई के महीने से अनलॉक की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था। उसके बाद भी हम वास्तविक मापन के आधार पर इसको माप पाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते पिछले साल के अप्रैल के जुलाई तक के आंकड़ों का यदि हम वास्तविक मापन करना चाहते हैं पिछले साल के आंकड़ों से, तो इसको वास्तविक आधार पर लागू नहीं किया जा सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा अलग अलग वस्तुओं के उपभोग के आधार पर उनको भारांक देकर अंतिम गणना की जाती है, किंतु वास्तविकता में हम इसमें व्यापक अंतराल देख सकते हैं। मुख्य रूप से इसमें गरीब, मध्यम वर्ग और उच्च वर्गों में उपभोग का पैटर्न अलग अलग देखा जाता है, जिसे मापा जाना आसान नहीं होता है। हम यह भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से कोरोना काल में उपभोक्ताओं के विश्वास में कमी देखी जा रही है, जो आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2020 में 105 पर था और यह घटकर जनवरी 2021 में 55.5 तक सीमित हो गया है। इस संदर्भ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो लगभग 55% है। इसके बावजूद जो थोक मूल्य सूचकांक है उसमें सेवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं होता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी यह प्रतिनिधित्व मात्र 40% ही होता है। इसके विपरीत हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा और स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च में वृद्धि देखी गई है और मूल्य सूचकांकों द्वारा इसे माप पाना संभव नहीं है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत में मुद्रास्फीति के अनुपात में जो आय में वृद्धि होती है वह उस रूप में नहीं देखी जाती है और इस प्रकार से महंगाई और आय के मध्य जो अंतराल देखा जाता है वह अंततः गरीबी को ही बढ़ा देता है। विशेषज्ञों के द्वारा इस प्रकार के आकलन को करने का प्रयास किया भी गया है और आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के चलते लगभग 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जाने आशंकित किए गए हैं। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत में लगभग 94% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करता है, किंतु इस काल में उनके रोजगार पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, जिसे थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा माप पाना संभव नहीं है। लॉकडाउन के चलते आपूर्ति भी बाधित हुई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं देखी गई हैं, जिससे स्थितियां और जटिल हुई हैं और वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। इस प्रकार से हमें इस बात को समझना होगा कि मात्र मुद्रास्फीति के आंकड़ों के आधार पर ही हम इस प्रकार की जटिल स्थिति का मापन नहीं कर सकते हैं और यदि हम सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को और ज्यादा समावेशी बनाने का प्रयास करें तो निश्चित ही इसके संदर्भ में और समावेशिता से कार्य किया जा सकता है।
अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे केंद्रीय कैबिनेट द्वारा हाल ही में घोषित किए गए कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना पर। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी गई है। यह मंजूरी ये योजना केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान पहले किए गए 13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं की समग्र घोषणा का हिस्सा है, जिसमें लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपए परिव्यय किए जाने की योजना बनाई गई है। यदि हम बहुत सरल तरीके से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को समझने का प्रयास करें तो मूल रूप से इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है और आयात बिलों में कटौती करना है। इसी उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में इस योजना को प्रारंभ किया था, जिसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों से बढ़ती बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है। इसके माध्यम से भारत में जितना अधिक उत्पादन किया जाएगा, उतना ही ज्यादा कंपनियों को सब्सिडी प्रदान किए जाने की योजना बनाई गई है। इसके माध्यम से विदेशी कंपनियों को भारत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही साथ स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या फिर विस्तार के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना अनुमोदित किया गया है। इस योजना को विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया गया है, जिसमें ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों के लिए भी अनुमोदित किया गया है। इसी के संदर्भ में हमें कपड़ा क्षेत्र की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को समझने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से इसके माध्यम से भारत में हम उच्च मूल्य वाले मानव निर्मित फाइबर को बढ़ावा देना चाहते हैं, कपड़े को बढ़ावा देना चाहते हैं और साथ ही साथ टेक्सटाइल क्षेत्र में अन्य उद्देश्यों के लिए बनाए जाने वाले तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। 5 साल की अवधि में इस क्षेत्र में हम कम से कम 10,683 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन की योजना को बना रहे हैं, जो आपको याद रखना है। इस योजना के तहत जो उत्पादक पात्र होंगे उनको 2 चरणों में प्रोत्साहित किए जाने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत यदि कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो फैब्रिक, गारमेंट्स और तकनीकी टेक्सटाइल के उत्पादों के उत्पादन के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण आदि में न्यूनतम 300 करोड़ रुपए का निवेश करने का इच्छुक है, वह इसका पात्र हो सकता है। और साथ ही साथ यदि कोई न्यूनतम 100 करोड़ रुपए खर्च करने के इच्छुक निवेशक रखता है तो वह भी आवेदन करने का पात्र हो सकता है। भारत सरकार की आशा है कि इस प्रकार की योजना के माध्यम से मुख्य रूप से कपड़ा क्षेत्र में हम व्यापक निवेश और रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं। इससे कम से कम 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का नवा निवेश होगा। साथ ही साथ कुल कारोबार 3 लाख करोड़ रुपए से वृद्धि हो सकता है। साथ ही इस क्षेत्र में 7.5 लाख से अधिक नौकरियों के अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि चूंकि कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से महिलाओं को रोजगार देता है, इसलिए यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाएगी और औपचारिक अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी को भी बढ़ावा दे सकती है। योजना के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत आकांक्षी जिलों, टियर 3, टियर 4 कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जानी है। और इसके तहत मुख्य रूप से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा जैसे राज्यों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख पर, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई पर। जब हम बात करते हैं सीबीआई की यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो की, तो यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, जिसे मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खरीद में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए मूल रूप से 1941 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति ने सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की और सीबीआई का गठन तब गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था।
हालांकि बाद में कार्मिक मंत्रालय ने सीबीआई की जिम्मेदारी संभाली और वर्तमान में सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। सीबीआई के कार्यों के माध्यम से आपको ये समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से यह भारत सरकार की महत्वपूर्ण जांच एजेंसी के रूप में कार्य करती है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है। यह मुख्य रूप से भ्रष्टाचार को रोकने के साथ ही प्रशासन में सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए कार्य करने वाली एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से संबंधित मामलों में केंद्रीय सतर्कता आयोग की देखरेख में काम करती है। यह मुख्य रूप से विविध प्रकार के आर्थिक और राजकोषीय कानूनों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की जांच कर सकती है, जिसमें सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, निर्यात और आयात नियंत्रण, आयकर, विदेशी मुद्रा नियमों आदि से संबंधित कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच में इसके द्वारा भूमिका निभाई जाती है। हालांकि इस प्रकृति के मामलों में सीबीआई के द्वारा या तो संबंधित विभाग के अनुरोध पर या फिर संबंधित विभाग के परामर्श से कार्य किया जाता है। यह गंभीर प्रकृति के अपराधों की जांच भी कर सकती है, जिनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होते हैं, और साथ ही साथ यह पेशेवर अपराधियों या फिर संगठित गिरोह द्वारा किए जाने वाले अपराधों की भी जांच कर सकती है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यह विभिन्न राज्य पुलिस बलों और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करती है। राज्य सरकार के कहने पर सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले को ले सकती है और उसकी जांच कर सकती है। इसके अलावा यह अपराध के आंकड़ों को बनाए रखने के संदर्भ में, आपराधिक जानकारी का प्रसार करने के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीबीआई इंटरपोल के साथ पत्राचार करने के लिए भी भारत की प्रतिनिधि है, जो आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से न्यायपालिका में नियुक्ति व कॉलेजियम व्यवस्था पर। हमारे द्वारा इससे पहले 18 सितंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में इससे संबंधित परिचर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। मुख्य रूप से इसमें आपको यह ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से कॉलेजियम के द्वारा उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में भर्ती के संदर्भ में हाल में ही कितनी तीव्रता से कार्य किया गया है, जिसके तहत पिछले एक महीने में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा 100 से अधिक न्यायिक नियुक्तियों की अनुशंसा की गई है। अनेक स्थानांतरण, जजों की पदोन्नति के संदर्भ में भी कार्य किया गया है। इससे पहले कॉलेजियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 9 नवीन जजों की नियुक्ति की गई और उनके द्वारा शपथ भी ली जा चुकी है। इसमें 8 उच्च न्यायालयों के जजों को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। 5 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के ट्रांसफर की भी सिफारिश की गई है। मुख्य रूप से इसके माध्यम से न्यायपालिका रिक्तियों को भरने का प्रयास कर रहा है, जिसे एक प्रशंसनीय कार्य माना जा सकता है। हालांकि इस प्रकार की न्यायिक नियुक्ति के साथ ही आपको कॉलेजियम व्यवस्था को भी समझने की आवश्यकता है। आपको इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, अपितु यह 3 जजेस केसेस के माध्यम से अस्तित्व में आया है और इसको लेकर किस प्रकार के वाद विवाद हैं उसको भी आपको समझने की आवश्यकता है। इन सभी पर हमारे द्वारा चर्चा की गई है 18 सितंबर के डीएनए में, जिसको आपको देखने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। समुद्र का जल स्तर बढ़ना निश्चित है, कम उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत भी इसका भविष्य के लिए निहितार्थ है, व्याख्या करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान आधिकारिक मुद्रास्फीति दर मूल्य वृद्धि को सही ढंग से नहीं मापती है, विवेचना करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप समुद्र जल स्तर बढ़ने का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप समुद्र जल स्तर बढ़ने के संदर्भ में आईपीसीसी की हालिया रिपोर्ट की व्याख्या करेंगे। समुद्र जल स्तर बढ़ने के कारणों को समझाएंगे, इसके परिणामों और भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या करेंगे तथा नकारात्मक प्रभावों को कम किए जाने के संदर्भ में कुछ उपायों को भी देंगे।
अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप मुद्रास्फीति का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत में मुद्रास्फीति की माप के संदर्भ में विभिन्न सूचकांकों की व्याख्या करेंगे। हाल ही में मुद्रास्फीति के मापन के संदर्भ में आने वाली चुनौतियों की व्याख्या करेंगे। इसमें लॉकडाउन और कोरोना की भूमिका को स्पष्ट करेंगे और चुनौतियों के निवारण में कुछ सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।